निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तभी किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। कभी भी लोगों की बातों पर, लोगों की उपेक्षाओं पर ध्यान ना दें। लोगों की उपेक्षाओं से अपने लक्ष्य के प्रति हीन भावना ना रखें, अपने खुद के प्रति हीन भावना ना रखें। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ #कॉम्पिटिशन एज के अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के रेस वाले पोर्शन के बाद आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही रिलेटिव पोर्शन का सेकंड केस यानी ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड में हम लोग को दोस्तों 3 केसेस पढ़ने हैं, रेस, ट्रेन और बोर्ड एंड स्ट्रीम। रेस के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। जिन बच्चों ने क्लासेस मिस कर दी हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके पिछली क्लासेस देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल #कॉम्पिटिशन एज पर जाएं, वहां सारे टॉपिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो उनके थ्रू जा सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन की। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ट्रेन को अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी। जब हमने रिलेटिव स्पीड पढ़े जहां पर 2 चीज़ों का मोशन था, तो उसके बारे में हम लोगों ने जब स्टडी की तो ट्रेन भी, तो वहां पे भी ट्रेन के वर्ड यूज आते थे, ट्रेन के क्वेश्चंस वहां पे भी कुछ मिलते थे। तो हमें ट्रेन को स्पेसिफिकली अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, बोर्ड एंड स्ट्रीम को अलग से थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेन की। बोर्ड एंड स्ट्रीम के बारे में बात तो बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में भी हम लोग करेंगे। ट्रेन को हम लोग अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, और बड़ा ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर 2 केस बन जाते हैं। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो मुझे जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कि मैं यहां से चलता हूं, मैं एक व्यक्ति हूं और मैं यहां से दौड़ रहा, और ये एक पोल है, खंबा है। तो अगर मैं इस पोल पर ठीक 10:10 पर पहुंचा, अगर मैं इस पोल पर 10:10 पहुंचा और मैं दौड़ रहा था, तो ऑलमोस्ट 10:10 पर ही मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। अगर मान लीजिए ये पोल है, ये मार्कर ये पोल है, और मैं ऐसे जा रहा और मैं यहां से निकल गया, तो जिस समय मैं मार्कर के पास आया लगभग उसी समय मैंने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। यानी जब छोटे ऑब्जेक्ट की बात होती है, बहुत छोटी सी किसी चीज को बात होती है, तो मिलने और क्रॉस करने का टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है, या कह सकते हो कि उनका जो गैप होता है वो नेग्लेजिबल होता है। मतलब ये मैं जिस समय पोल से मिला और जिस समय मैंने पोल को क्रॉस कर दिया, जस्ट क्रॉस किया, वो दोनों समय ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, या दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, नेग्लेजिबल डिफरेंस होता है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई ट्रेन चले, तो ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट होती है जिसकी अच्छी खासी लंबाई होती है। तो अगर ये ट्रेन चले और ये ट्रेन 10:10 पे मान लीजिए इस पोल के पास पहुंच गई, तो इस पोल के पास पहुंचने का मतलब ये है कि ये ट्रेन जो थी, और मान लीजिए मैं मान लेता हूं ये डस्टर मेरा ट्रेन है और ये पोल है, तो ये ट्रेन आ रही थी और 10:10 पर इस पोल के पास पहुंच गई। पहुंचने का मतलब होता है इसका इंजन यहां मिल गया। अब इसके बाद जब तक ट्रेन ऐसे चलते चलते इसका आखिरी डब्बा इस किनारे नहीं आ जाएगा, तो हम नहीं कह सकते कि ट्रेन ने पोल को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में थोड़ा समय लगेगा। जब तक ये पोजीशन नहीं आती है तब तक हम लोग कहेंगे ट्रेन ने पोल को क्रॉस नहीं किया। तो चूंकि ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसके मिलने के समय और मिलकर क्रॉस से बात करने के समय में एक डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। मिलने का केस एज इट इज सॉल्व होता है, जैसा रिलेटिव स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा था। दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे क्रॉस करने के केस की, यानी पार करने के केस की। अब ट्रेन क्रॉस जो करती है वो 2 तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, उसके बारे में अभी आगे बताऊं, तो मैं एक बार फिर से चीजों को रिपीट कर दूं। याद रखिएगा, यहां पर ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, तो बड़े ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसके मिलने के समय, मिलने का मतलब इंजन का मिलना, और क्रॉस करने का मतलब आखिरी डब्बे का क्रॉस करना, उसके बीच में जो समय का अंतर होता है वो एक बड़ा अंतर होता है, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेन को हम लोग स्पेसिफिकली अलग से भी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में पढ़ते हैं। और ये क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग क्रॉस करने के केस पढ़ते हैं, मिलने के केस एज इट इज रिलेटिव स्पीड की तरह ही चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं तो ट्रेन जब आ जाता है, उसका इंजन आपके सामने, उस इंजन से पूरी ट्रेन को क्रॉस करने में एक अच्छा खासा समय लगता है।
बहुत बड़ा समय लगता है। जबकि आप सड़क पार कर रहे होते हैं और कोई गाड़ी आ रही होती है तो आप चलते जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं लगभग तुरंत ही क्रॉस करके वो निकल जाती है, क्योंकि वो एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है। तो छोटे ऑब्जेक्ट में नेग्लिजिबल होता है टाइम मिलने और क्रॉस करने का, जबकि ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मिलने और क्रॉस करने के टाइम में एक डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट नहीं करते। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, या इस हिस्से को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ये रिलेटिव स्पीड का हिस्सा है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रॉस करने की, क्योंकि ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि ट्रेन जो क्रॉस करती है वो किस तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। दोस्तों ट्रेन दो तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है लेंथ ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी लंबाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होती है। जैसे कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करे, जैसे ये पोल है, अब इस पोल को क्रॉस करिए ट्रेन, तो इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में इस पोल की लंबाई नेग्लिजिबल है। लंबाई से मतलब इस वर्टिकल हाइट से मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल से, ऊर्ध्वाधर लंबाई से नहीं मतलब है, क्षैतिज लंबाई से मतलब है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाती है। जैसे पर्सन है, पर्सन की लेंथ ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, नेग्लिजिबल। उतनी लंबी ट्रेन और इतना पतला सा पर्सन, माना कुछ लोग होते हैं तो उनको भी नेग्लेक्ट कर देंगे आप, क्योंकि वो भी तो ट्रेन में आ ही जाते हैं। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में उस पर्सन की लेंथ भी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात हो रही है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होती है, उन्हें हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और आपके जो क्वेश्चन में ज़्यादातर पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वो क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों, कोई मैन हो, मूविंग हो, या स्टेशनरी हो, खड़ा हो, या पोल हो, सिग्नल हो, या कोई ट्री हो, या कोई बिल्डिंग हो, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनकी लेंथ को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं ट्रेन के रेस्पेक्ट में। दूसरा होता है लेंथ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी लंबाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती। जैसे प्लेटफॉर्म, अब मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ऑलमोस्ट ट्रेन से बड़ी ही प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, या इसकी लेंथ इतनी है कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर की ट्रेन है और एक आदमी मात्र 1.5 फीट चौड़ा, या 1.5 फीट तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आधे फीट चौड़ा या 1 फीट चौड़ा है, तो उसमें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई प्लेटफॉर्म और ट्रेन हो तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। या कोई टनल हो यानी सुरंग हो, या कोई ब्रिज हो यानी पुल हो, तो या कोई अदर ट्रेन हो, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑब्जेक्ट। यानी छोटे शब्दों में कहूँ तो ट्रेन अगर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी लंबाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, यानी पर्सन हो गया, पोल हो गया, सिग्नल हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, ETC, वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लंबाई को हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उन्हें हम लोग लेंथ ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, या कोई अदर ट्रेन हो गई। वो ट्रेन मूविंग हो या स्टेशनरी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, उसका इफेक्ट आता है आपके स्पीड में। तो दोस्तों ये हमने थोड़ी सी बात आपको बताई। इस चैप्टर में बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सारा काम आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें ध्यान से देखना है कि क्या कांस्टेंट है स्पीड, डिस्टेंस या टाइम में से। अगर आप उसे ढूंढ ले गए तो आपका काम 95% और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों पहली जो चीज़ आपको लिखनी है वो क्या लिखनी है, तो पहले मैंने आपको चीज़ें बता दी कि हम ट्रेन को अलग से क्यों पढ़ते हैं। दूसरा, ट्रेन जिसको क्रॉस करती है वो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, पॉइंट और लेंथ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब पर्सन, सिग्नल, पोल, ETC, तो उस समय जो डिस्टेंस ली जाएगी बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा। जब कभी भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, किसी पोल को क्रॉस करे, पर्सन को क्रॉस करे, ट्री को क्रॉस करे, बिल्डिंग को क्रॉस करे, मतलब ऐसी चीज जिसकी लंबाई हॉरिजॉन्टल लंबाई, क्षैतिज लंबाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, उसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर कोई ट्रेन किसी लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक लंबी चीज जिसकी लंबाई को हम लोग ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेंथ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, कोई अदर ट्रेन हो गई, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हो गए, ये क्या है आपके लेंथ ऑब्जेक्ट। तो उस केस में जो रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्टेंस आप लिखोगे वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई, प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई।
पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस। और अगर लेंथ ऑब्जेक्ट है, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, इस तरह का कोई चीज़ है, बड़ा चीज़ है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में जो डिस्टेंस आप लोगे वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही आप लोगे। एक्चुअल होता यही है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, 0, तो इसे हम लोग 0 ले लेते हैं, तो वही डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है ट्रेन में कि किस समय ट्रेन की केवल लेंथ लेनी है और किस समय दोनों की लेंथ कंबाइन हमें लेनी है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया सबसे पहले कि यहाँ पर किस तरह के ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करती है, तो पॉइंट और लेंथ ऑब्जेक्ट उसे जरूर नोट करिएगा। और दूसरा ये 2 पॉइंट नोट करिएगा कि लेंथ ऑब्जेक्ट के केस में क्या डिस्टेंस लेना होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या डिस्टेंस लेना होता है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लिखनी चाहिए और आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। यानी अगर 2 ट्रेनें हैं, मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये है एक ट्रेन ये, दोनों लंबी हैं, दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट में आके क्रॉस करें तो भी दोनों की लंबाई जोड़ोगे क्योंकि दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट हैं। और अगर वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें तो भी दोनों की लंबाई को आप जोड़ेंगे। यानी ट्रेनें अपोजिट में चल रही हैं या ट्रेनें सेम में चल रही हैं, इस बात से डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस लेते समय आपकी दोनों की लंबाइयों को जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे दोनों का डायरेक्शन सेम हो, चाहे एक ट्रेन रुकी हो दूसरी ट्रेन चल रही हो, आपको दोनों की लंबाई को ऐड करना है। डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर होता फिजिक्स का विस्थापन जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि। हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, दूरी एक अदिश राशि होती है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस पर, वो आपको जोड़ना है तो जोड़ना ही है, चाहे वो सेम हो चाहे वो अपोजिट हो। डायरेक्शन का इफेक्ट किस में आता है, स्पीड में आता है। अगर 2 ट्रेनें अपोजिट चल रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, सेम चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। यानी डायरेक्शन का जो भी इफेक्ट आना है वो किस में आएगा, स्पीड में, डिस्टेंस में कोई रोल नहीं है। तो आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन अभी तक जितना मैंने बताया वो ये है कि लेंथ और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेंथ ऑब्जेक्ट में आपको दोनों की लंबाई जोड़ना है, ट्रेन और वो जिसको क्रॉस कर रही। पॉइंट ऑब्जेक्ट में केवल ट्रेन की लंबाई को ही हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, आपको जोड़ना है तो जोड़ना ही है, वो चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो। बात करूं अगर स्पीड की तो स्पीड का वही कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का चलेगा, अपोजिट है तो प्लस, सेम है तो माइनस। लेकिन कब, जब दोनों में कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट होता है तो उल्टा हो जाता है, सेम में प्लस, अपोजिट में क्या होता है माइनस, जिसका यूज हम लोग बोटन स्ट्रीम में करेंगे। तो दोस्तों इतनी बातों का याद रखिएगा। फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो वही यूज करना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डायरेक्शन के हिसाब से रिलेटिव स्पीड आप लेंगे जोड़ घटा के, और ये जो डिस्टेंस लेना है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। टाइम वगैरह जो भी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए, ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट था। जो क्रॉस करने के केस है, मिलने के केस हम लोग रिलेटिव स्पीड में पढ़ चुके हैं। तो अब एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट मिलती है तो आप तुरंत रेशियो का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल से। आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूँगा, तो ज़्यादा जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में नहीं रहिएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो लल्लू मल्लू टाइप क्वेश्चन करा रहा है, ये सब तो हमें आता है। तो अगर आता है तो बगल में यूट्यूब आप खोले हुए हो, उसको छोड़ के, इस चैनल को छोड़ के बगल में कोई दूसरा चैनल आप देख सकते हैं जहां पर लोग आग लगा रहे होंगे। यहाँ बेसिक से मैं एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े इजी चलेंगे। जैसे इससे लेक्चर आगे बढ़ेगा और आगे हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे तो चीज़ों का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को नहीं भी आता है वो भी बंदा अगर देखे तो उसको समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों ने कल के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए थे रेस के, वो शायद कुछ ज़्यादा ही 30 मार्क खाए हैं, उनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही रहिए। पैसा देकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, और अगर कोई आपको वही चीज़ या कह सकते हो उससे बेहतर अगर कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तो शायद वो आपको अच्छी नहीं लगती। ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव की मानसिकता है, इससे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। खैर चलिए बात करते हैं आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो दोस्तों कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये कह रहा है कि ये ट्रेन जो है क्रॉसेज अ मैन, एक पुरुष को क्रॉस करती है, एक व्यक्ति को क्रॉस करती है 6 सेकंड में। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। पुरुष को क्रॉस करने का जो समय है वो
6 सेकेंड है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सॉरी कि लेंथ क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो क्रॉस करने की बात हो रही है, यानी हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े उसी का हमें यूज करना है। छोटी छोटी बातों पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा चवन्नी टाइप है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर इस चैप्टर में और बोर्ड एंड स्ट्रीम में, खासतौर से ट्रेन में यूनिट की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो यूनिट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली ट्रेन की लेंथ मीटर्स में होती है और स्पीड किलोमीटर में होती है। तो अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे। टाइम सेकंड में नॉर्मली गिवन होता है, तो सेम यूनिट में चलिए तो आपका काम क्या रहेगा, आसान। तो देखो बच्चों, हमसे ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले आपको जब कभी भी ट्रेन के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आपको दो बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहला, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही, पहली चीज ये, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि वो लेंथ ऑब्जेक्ट है। और दूसरा डायरेक्शन, कि अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है या सेम है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। बच्चों स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। तो मैंने इस स्पीड को मीटर पर सेकंड बना लिया। चूंकि ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है और पर्सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पर जो लंबाई ली जाएगी वो उस व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, यानी ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, लेंथ, क्योंकि पर्सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ट्रेन जब पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, डिस्टेंस। इसलिए मैंने डिस्टेंस की जगह ट्रेन की लंबाई लिखा और टाइम वो कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 6। सॉल्व कर लिया जाए बच्चों तो 6 से कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। तो आपके पास जो लंबाई आई बच्चों वो ट्रेन की आ गई 100 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल छोटा सा पहला लल्लू मल्लू टाइप क्वेश्चन था। ये चीजें मैंने आपको यहाँ लिखकर समझाकर बताई हैं। ये सब चीजें आप ओरली कैलकुलेट करोगे। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपको पता है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। टाइम आपको पता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। ये स्पीड था और ये टाइम मल्टीप्लाई आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस ही ट्रेन की क्या है, लंबाई, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो उम्मीद करता हूं पहले इस एग्जांपल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। धीरे धीरे क्वेश्चंस और मॉडिफाई होते रहेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन के सेकंड एग्जांपल की, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन को पढ़ें और फटाफट आंसर बता दें, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा अलग कोई चैप्टर अलग से नहीं है। ये आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटिव पोर्शन का ही हिस्सा होता है, रिलेटिव स्पीड का हिस्सा होता है। अलग जो बातें यहाँ पर आती हैं, इसमें क्रॉस करने का केस बन जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत सारे लोग के आंसर्स भी आ चुके हैं, और ये चेक करते हैं कि उनके आंसर सही हैं या गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी ट्रेन की लंबाई, चाल 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर आगे कह रहा है क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक दूसरी ट्रेन भी है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, उसको वो क्रॉस कर रही है। क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये पहली ट्रेन की स्पीड है और दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, और उसको वो क्रॉस करती है। और कितने समय में क्रॉस करती है बच्चों, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि उसके क्रॉस करने का जो समय है वो 30 सेकंड है। तो आपसे कह रहा है बताइए दोनों ट्रेन की कंबाइन लेंथ क्या है, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई अगर जोड़ दी जाए तो वो कंबाइन लेंथ आपकी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहां ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, मतलब दो लेंथ ऑब्जेक्ट हैं। जब दो लेंथ ऑब्जेक्ट होते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, मतलब L1 + L2। भाई दोनों की लंबाई जोड़ना है, डायरेक्शन से यहाँ कोई फर्क पड़ता नहीं। दोनों के क्रॉस करने का टाइम हमारे पास दे रखा है कितना, 30 सेकेंड। अब बात करते हैं स्पीड की। चूंकि दोनों के चलने की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम में स्पीड क्या होती है, माइनस। तो 60 और 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10। लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँ बच्चों तो कितना हो जाएगा, 10 × 5/18। सॉल्व कर लें, 6 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया 5 बार में, और कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो L1 + L2 की वैल्यू हो गई 250/3 मीटर।
यानी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग 250/3 मीटर है। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो उसमें कह रहा है कि दोनों की कंबाइंड लेंथ बताइए, तो ये दोनों की कंबाइंड लेंथ हमारे पास आ गई 250/3 मीटर। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपसे इंडिविजुअल लेंथ पूछी जाए दोनों ट्रेन की तो वो आप यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई अलग से डेटा देना कंपलसरी होगा। जैसे कह दे एक ट्रेन की लंबाई दूसरी का डबल है, या दोनों की लंबाई का रेशियो ये है, या कोई और अदर इंफॉर्मेशन होगा, तभी आप दोनों ट्रेन की इंडिविजुअल लेंथ निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको दोनों ट्रेन की कंबाइंड लेंथ मिलेगी, और वही आपसे यहाँ पूछा भी गया था। तो आंसर हमारा आया 250/3 मीटर। तो बच्चों ये दो एग्जांपल्स हम लोगों ने किए। उम्मीद करता हूं इन दोनों एग्जांपल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कहीं पर भी कोई यहां तक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बस क्रॉस करने का केस है तो हमें चेक करना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है या लेंथ ऑब्जेक्ट है। और दूसरा डायरेक्शन, जो अगर दोनों का मूवमेंट है तो दोनों के चलने की डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट है। तो इन बातों पर बस आप ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन आसानी से बनते चलेंगे। चाहे इस चैप्टर के आगे आने वाले कैसे भी क्वेश्चंस आए, सबको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें, और जो लोग आंसर बता सकते हैं सॉल्व करके वो अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है, तो आपको अच्छा लगता है जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को बाकी लोगों में शेयर करें। नहीं लगता है तो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। भरतनाट्यम कर करके चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लो, समझ लो, नहीं आता है तो बस वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज नहीं तो कल अगर चीज़ें अच्छी हैं तो सबके पास धीरे धीरे पहुँच जाएंगी, और अगर नहीं है तो नहीं पहुँचेंगी। सिंपल सी बात है। तो हम अपने कंटेंट में अगर कोई भी कमी नहीं रख रहे हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, आज नहीं तो कल। पेशेंस के साथ बस वेट करना होता है। तो बात करें दोस्तों तीसरे एग्जांपल की, तो तीसरे एग्जांपल में कह रहा है ट्रेन ए 600 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ए है जिसकी लंबाई 600 मीटर है और वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन ए के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। दूसरी ट्रेन बी के बारे में भी वो कह रहा है। क्या कह रहा है? विल टेक हाउ मच टाइम। कह रहा है अ ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर will take how much time to cross a man sitting in another train। अनदर ट्रेन में एक मैन सिटिंग है, उसको क्रॉस करने में वो कितना समय लेगी, जिसकी लंबाई 400 मीटर है और स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर। यानी जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई 400 मीटर है और स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। याद रखिएगा, मेरी बात जरा समझिएगा। कह रहा है एक ट्रेन ए है, ये ट्रेन इस ट्रेन बी के अंदर बैठे एक आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, ये हमें निकालना है। इस ट्रेन की स्पीड 80 है, इस ट्रेन की स्पीड 64 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दे रखा है कि दोनों के चलने की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मुद्दे की बात क्या है क्वेश्चन में, इसमें जरा ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है कि ये ट्रेन ए ट्रेन बी के अंदर बैठे व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। याद रखिएगा, ट्रेन बी को क्रॉस करने की बात नहीं हो रही। ट्रेन बी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑब्जेक्ट है, तो उसने ये नहीं पूछा कि ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगी। उसने पूछा है कि ट्रेन ए ट्रेन बी के अंदर बैठे व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। और अंदर बैठा व्यक्ति क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ट्रेन ए ट्रेन बी को नहीं क्रॉस कर रही, ट्रेन ए ट्रेन बी के अंदर बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही, पर्सन को क्रॉस कर रही, और पर्सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इस ट्रेन की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रेन को क्रॉस करती तो लंबाई हम लोग लेते, यानी ये ट्रेन इसके अंदर बैठे व्यक्ति मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। तो आइए फटाफट निकालें। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो लंबाई इस ट्रेन की ली जाएगी 600, क्योंकि ये ट्रेन उसको क्रॉस करिए पर्सन को। और हमें निकालना है टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हो गया 600, इस ट्रेन की लंबाई। इसकी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि इस ट्रेन को नहीं क्रॉस करना है, इस ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को क्रॉस करना है, और व्यक्ति एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं स्पीड की।
स्पीड, अब हमने इस ट्रेन की लेंथ तो ली नहीं, तो सवाल उठता है क्या हम इस ट्रेन की स्पीड को लें? बिल्कुल लेना होगा, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और ये ट्रेन 40 से जा रही है, तो ये पर्सन भी तो 40 से जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन चली जाएगी और ये आदमी हवा में यहीं लटका रहेगा, ये भी तो ट्रेन के साथ मूव करेगा। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी है जो चल रही है 40 की स्पीड से, तो उसके अंदर बैठा हर ऑब्जेक्ट भी बाहर से देखने पर 40 की स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा। तो यानी ट्रेन बी की लेंथ तो कंसीडर नहीं होगी, लेकिन स्पीड को कंसीडर किया जाएगा। और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो चलो जोड़ लें, ये आ गया 144। बट याद रहे ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो चलो इसको भी मीटर पर सेकंड बना ले, यानी 5/18। तो बच्चों सॉल्व करें तो ये हो गया 600 और ये कटेगा आपका 18 से 8 बार में, यानी ये हो गया 40, यानी 15 सेकंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से सुनिए, फिर से रिपीट कर दे रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ता गया, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पहले में डायरेक्ट लंबाई पूछा, निकाल लिया। सेकंड में कंबाइन लेंथ पूछा, दो मूविंग ऑब्जेक्ट थे, एक पहले में पॉइंट ऑब्जेक्ट था, दूसरे में लेंथ ऑब्जेक्ट था। तीसरे ऑब्जेक्ट में दो लेंथ ऑब्जेक्ट थे, लेकिन इस ट्रेन को इसे क्रॉस नहीं करना था, इसके अंदर बैठे व्यक्ति को क्रॉस करना था, पर्सन को क्रॉस करना था। मैंने आपसे बोला था, हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही, तो ट्रेन इसके अंदर बैठे पर्सन को क्रॉस कर रही। पर्सन क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होगी, इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है। हमें टाइम चाहिए था, डिस्टेंस के बारे में नॉलेज है, स्पीड निकालना है। डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। दोनों की स्पीड हमने इसलिए जोड़ी, इसकी स्पीड को कंसीडर इसलिए किया क्योंकि वो पर्सन इस ट्रेन के अंदर है, तो उसका मूवमेंट भी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हो रहा होगा। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, यूनिट का ध्यान रखा, ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज करके सॉल्व कर लिया। हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 15 सेकंड। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था, बिल्कुल बरोबर होना चाहिए। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखे बरोबर। बिल्कुल आसान पोर्शन होता है ये हम लोग सोचते हैं ये कोई अलग चैप्टर है, बोर्ड एंड स्ट्रीम अलग चैप्टर है, ये कोई अलग चैप्टर्स नहीं होते, ये वही चैप्टर रिलेटिव स्पीड के हिस्से होते हैं। बस अलग से इन्हें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ट्रेन एक लंबा ऑब्जेक्ट है, और बोर्ड एंड स्ट्रीम को इसलिए अलग से पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ बोर्ड एंड स्ट्रीम के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में मैंने आपको बताया था, सेम में माइनस करने के बजाय प्लस हो जाएगा वहाँ पर, और अपोजिट में प्लस करने के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बारे में चर्चा हम लोग बोर्ड एंड स्ट्रीम में करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इस थर्ड एग्जाम्पल में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्थ एग्जाम्पल आज के सेशन का। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लेवल बढ़ता जाएगा, चीज़ें क्वेश्चन और अच्छे आते जाएंगे। समझना है तो आपको हर चीज़ों से समझना पड़ेगा। छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी पर पाँव रखना ही पड़ेगा। अचानक एक ही बार कूद के छत पे नहीं जा सकते, क्योंकि बेटा ज़्यादा उछल कूद करोगे पैर टूट जाएगा, तो ना ही ऊपर के रहोगे ना ही नीचे के। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक एक करके समझते हुए चलिए। तो बात करता हूं बच्चों आज के सेशन के फोर्थ एग्जाम्पल की, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है फोर्थ एग्जाम्पल, आइए जरा समझें। फोर्थ एग्जाम्पल में कह रहा है 2 ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड दिल्ली। दो ट्रेनें हैं, एक पुणे से चलती है और एक दिल्ली से चलती है। दो ट्रेनें एक पुणे और दिल्ली से चलती हैं और सेम टाइम चलती हैं, चलने का टाइम दोनों का क्या है? सेम है। फिर कह रहा है एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पुणे वाली दिल्ली जा रही, दिल्ली वाली पुणे आ रही। प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर कह रहा है वो। कह रहा है एंड देयर स्पीड्स आर 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इनकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे भी आपको दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं, when they meet, it is found that one train has traveled 180 किलोमीटर more than the other train। जब ये दोनों मिलती हैं तो इनके डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है 180 किलोमीटर। कह रहा है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं, चली थी सेम टाइम पर दिल्ली और पुणे से,
स्पीड 80-85 है, और जब ये मिलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है। तो आपसे कह रहा है बताइए पुणे और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस क्या है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। रिलेटिव स्पीड जब मैंने आपको बढ़ाया तो ये मैंने आपको वहाँ बता दिया था। इसको मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्यों डाला है, इसलिए डाला है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि यहाँ मिलने की बात हो रही है, कि जब वे मिलती हैं। बात ध्यान समझिएगा, ट्रेन यहाँ पर भी है बट बात किसकी हो रही है, मिलने की। जब कभी क्वेश्चन में ट्रेन हो लेकिन मिलने की बात हो, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर ट्रेनें आ रही हैं मिलने की बात होगी तो मिलने का मतलब इंजन का मिलना होता है। उस केस में ट्रेनों की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। फिर से मेरी बात सुने, जब कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन हो और बात मिलने की जाए तो ट्रेनों की लंबाइयों से कोई मतलब नहीं होता है। ट्रेनों की लंबाइयों से मतलब कब होता है, क्रॉस करने के केस में। मिलने और क्रॉस करने का केस क्या है, तो जरा समझिएगा। दो ट्रेनें आ रही हैं और दोनों के इंजन इस पोजीशन पर आ गए, इसको बोलते हैं मिलना। और इस केस में जो डिस्टेंस होती है वो दोनों के बीच की दूरी होती है। स्पीड एज पर डायरेक्शन चलता है, जो कि मैं आपको रिलेटिव स्पीड में बता चुका हूं। जब ये दोनों ट्रेनें मिल गई, इस कंडीशन में आ गई, इसके बाद जब वो चलते चलते इस कंडीशन में आएंगी, मतलब गार्ड वाले डब्बे अगल बगल आएंगे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस करना। यानी मिलने के बाद का केस होता है क्रॉस करना। अरे जब मिलेंगी उसके बाद ही तो पार करेंगी। जब आप अपनी मैडम से मिलोगे तभी तो उनको पार करोगे, वो बात अलग है, वो आपको खींच के पार करा देंगी, या आप तो पार करा नहीं सकते, वो आपको खींच के पार करा दे, वो एक अलग मैटर है। तो मिलने के बाद ही क्या होगा, पार होता है। क्रॉस करने का केस हमेशा क्या आता है, मिलने के बाद आता है। तो क्वेश्चन में जब मिलने की बात कहे और ट्रेन वो कह रहा हो, तो आपको ये ट्रेन के जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, एक्स्ट्रा वाले, ये क्रॉस करने वाले, इससे कोई लेना देना नहीं। आप सॉल्व कैसे करोगे, रिलेटिव स्पीड से। हाँ, जब क्रॉस करने की बात होगी तो ट्रेनों की लंबाइयों को कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए इसमें ट्रेनों की लंबाइयों के बारे में कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, होती भी तो भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लें। बच्चों, मैंने आपको बताया था दोनों को चलने का टाइम सेम है, तो मिलने का टाइम भी सेम। मिलने का टाइम सेम मतलब टाइम कांस्टेंट, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। तो बच्चों, स्पीड का रेशियो हमारे पास है 80 और 95, यानी 16 हो गया और ये हो गया 19। ठीक, तो बच्चों हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो भी तो यही होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 16:19। यानी ये ट्रेन 16 चल के आई तो ये ट्रेन 19 चल के आई, यानी ये ट्रेन कितना ज़्यादा चली है, 3 यूनिट ज़्यादा चली है। मेरे डेटा में 3 यूनिट ज़्यादा चल रही है, और इसी की वैल्यू कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू 60 किलोमीटर। ये सब ओरल करने वाला है, मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स लिख रहा। तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चलो टोटल डिस्टेंस निकाल लें। टोटल मतलब 16 + 19, 16 + 19 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 35 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। यानी 35 × 60, ये हो गया 3 18 और 3 21, 2100 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फेमिलियर क्वेश्चन था, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम लोग रिलेटिव स्पीड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो पहले रिलेटिव स्पीड के लेक्चर में ही हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस सेशन के इस चौथे एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको बस बीच में ये क्वेश्चन डालने का बस मेरा ये मोटिव था, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ट्रेन में मिलने और क्रॉस करने दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन एक लंबा ऑब्जेक्ट है। जब क्रॉस करने की बात होती है तभी ट्रेन की लंबाई ली जाती है, ट्रेन की लंबाई से मतलब होता है। जब मिलने की बात होगी तो ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। मिलने के बाद का केस होता है क्या, क्रॉस करना, जिसको हम लोग अब पढ़ रहे हैं, मिलने के केस पहले पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल। आइए बढ़ते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में ना रहें, एकदम आंसर आराम से बताएं। देखो, मैं हर बार देखता हूं, रोज देखता हूं, अभी भी बहुत सारे लोगों के जवाब आते हैं, जल्दीबाजी में आप गलत आंसर देते हैं। मेरी बात एक बात जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ आपके पास समय है तो आपको फिर बाद में आंसर पता चलता है, आप करेक्ट कर लेते हैं। पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप क्रॉस चेक करने फिर से जाएं। इसीलिए आदत डालिए, एक ही बार करें और सही करें, ताकि आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत ना पड़े। भले ही 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, मैं कहता हूं 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए,
कोई दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड बचाने के चक्कर में अगर आपने गलत कर दिया तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, नंबर तो मिलेंगे नहीं, और नेगेटिव नंबर का सरप्राइज गिफ्ट वो तो आपको अलग से बोनस के रूप में मिल ही जाएगा। इसलिए जब भी आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो मैं आपसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कहता हूँ कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपके क्वेश्चन सही होने इंपॉर्टेंट है। फिर जाके आप एक देखिए कि आपकी स्पीड कैसी है। स्पीड को पहले मत रखिए, पहले क्वेश्चन को सही करने यानी एक्यूरेसी पर क्या करिए, ध्यान दीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कहना चाह रहा है आज का 5वां एग्जाम्पल, आइए जरा उसे भी समझा जाए। जो लोग आंसर दे सकते हैं उनके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दे दें। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5th वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि बोट एंड स्टीम का 70% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, जिस कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं करूंगा। कुछ चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दूं। तो क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि व्हेन 2 ट्रेन्स रन्स टुवर्ड्स ईच अदर, जब 2 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो वो एक दोनों को पार करने में जो समय लेती हैं वो हमारे पास दे रखा है 10 सेकंड का। जब 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, जबकि वे सेम डायरेक्शन में चलती हैं। दोनों के चलने का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो भी वे एक दूसरे को पार करती हैं। फास्टर वाली स्लोअर को क्रॉस करती है, लेकिन इस बार जो क्रॉस करने का टाइम है बच्चों वो 25 सेकंड का है। तो आपसे कह रहा है कि जरा बताइए दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात, दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। हमें दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो चाहिए। अब मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की लेंथ भी नहीं पता है और दोनों ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता है, फिर भी हमें क्या चाहिए, स्पीड का रेशियो। करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। कुछ समय के लिए मान लेता हूं इन ट्रेनों की लंबाई L1 L2 है और इनकी जो स्पीड है वो S1 S2 है। ये मैंने मान लिया क्योंकि गिवन तो था नहीं। पहले केस के बारे में बात करता हूं जब अपोजिट है। तो बच्चों अपोजिट में स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, जोड़ दिया मैंने। और ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं, 2 ट्रेनें हैं, दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ ऑब्जेक्ट में दोनों की लंबाई जुड़ेगी। दोनों की लंबाई अगर मैं जोड़ूं तो क्या आएगा, L1 प्लस L2, और दोनों को क्रॉस करने का टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। एक रिलेशन हमारे पास ये बनेगा। दूसरे केस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो दोनों के चलने की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है बच्चों, माइनस। स्पीड हो गया बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों की लंबाई जुड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लंबाई का, डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अपोजिट हो या सेम हो, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। और क्रॉस कितने सेकंड में किया, 25 सेकंड में। ये 2 रिलेशन हमारे पास हैं। अगर मैं इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दूं, यानी S1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2, तो मेरे पास बच्चों रिजल्ट आएगा L1 प्लस L2 अपॉन 10, L1 प्लस L2 अपॉन 25, यानी 25 अपॉन 10 यानी 5 अपॉन 2। ये तो आएगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5S1 2S1, तो ये आ गया 3S1 बराबर, ये हो गया माइनस 5S2 और ये हो गया प्लस 2S2। अपोजिट है, जुड़ जाएगा 7S2। तो S1 अपॉन S2 की वैल्यू आ गई बच्चों 7 अपॉन 3। आपसे स्पीड का रेशियो पूछा था, ये आपके स्पीड का रेशियो आ गया। अगर आप इसे बेसिक से वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं तब। मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता रहा। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पेपर में आपको करना ऐसे नहीं होता। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए आग लगाओ मेथड आइए देखते हैं। बाकी यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग आग लगाओ मेथड, मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जाइए जरा बात करते हैं आग लगाओ मेथड पे। तो आग लगाओ मेथड क्या कहता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेप को छोड़ रहा है ताकि जो मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए कि वो मैं कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो पूछ रहा था। दोनों ट्रेनों के क्रॉस करने का टाइम कितना है, 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35 जोड़ दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया 15। दोनों का टाइम जोड़ दीजिए,
और दोनों का टाइम घटा दीजिए, कितना हो गया 15। आंसर कितना आ गया 7/3। ये हो गया आग लगाओ मेथड। देखो आंसर आ गया। अब कुछ लोग इसे बता के यूट्यूब पे भरतनाट्यम करने लगेंगे, अपना टकले पर तबला भी बजाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे वो ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, फिर मैंने कहा दोनों को जोड़ देना और फिर दोनों को घटा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हुआ मस्त तरीका, पेन हिलाए बिना आंसर आ गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग डांस करने लगते हैं यूट्यूब पे देख के, कभी कभी तो शर्म सी आने लगती है। अरे पढ़ा लो, जादू नहीं, कॉन्सेप्ट्स बताइए। कॉन्सेप्ट्स के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो इसको करने का आग लगाओ मेथड हो गया। सवाल उठता है ये आग लगाओ मेथड आया कहां से? तो मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा, इस स्टेप पर मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहां पर देखिए, मैं इसको हटा के आपको समझा रहा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों आएगा 25s1 माइनस 25s2 बराबर 10s1 प्लस 10s2। यही तो आएगा हमारे पास डेटा। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25s1 माइनस 10s1, या s1 में कॉमन ले लूं तो 25 माइनस 10s1, और इसको उधर ले जाऊं तो 25 प्लस 10s2, यही तो आएगा। s2 मैंने कॉमन ले ली। इतनी बात तो आ रही है वो समझ में। अब मेरी बात सुनना, क्या आप 25 में 10 घटा नहीं रहे? 25 माइनस 10, और ये 25 और 10 थे क्या? वो टाइम ही तो थे। तो 25 माइनस 10 कितना होता है? 15। वही तो 15 यहाँ लिखा। क्या यहाँ 25 में 10 जोड़ नहीं रहे? 25 प्लस 10 कितना होता है? 35। वही 35 आप लिख रहे, और ये 25 और 10 क्या थे? वो टाइम थे। तो ये कोई आप ट्रिक नहीं यूज कर रहे, आप इसी का आखिरी स्टेप डायरेक्टली यूज कर ले रहे हैं, और कोई लॉजिक इसमें नहीं। ये कोई बम फोड़ना आग लगाओ मेथड नहीं है। आप इसे ट्रिक समझ के खुश हो जाइए। पूरे मोहल्ले में जाके लोग पता नहीं क्या क्या, मैं तो इतने सारे चैनल्स में देखता हूँ, लोग इन्हीं सब चीजों को बताते हैं। वो तो ये भी नहीं बताते, इनसे भी चीजें छोटी छोटी बताकर इतना कूदने लगते हैं कि समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, ये चीज है कहाँ, तो ये यहां से आई है। अगर आपको ये आता है और आपके अंदर बूता है तो इस चीज को भी एक्सप्लेन करने की आदत रखिए, ताकि बच्चा जो सामने बैठा है वो हवा में ना चले। हवा में चीजें नहीं चलती हैं, चीजें यहाँ चलती हैं। ये क्लियर है? तो ऐसे 150 माचिस की तिल्लियां आप खुद बना सकते हैं। तो ये इसका लॉजिक होता है क्यों आपने किया। अब इसको रटना नहीं है, ऐसे नहीं कि आप रट लिया और आपने कि जोड़ना है घटाना है आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप केवल इसी क्वेश्चन तक सीमित रह जाएंगे, उसके आगे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझना है। समझना कैसे है? तो आइए जरा ध्यान देते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया बेसिक से भी, और यहाँ डायरेक्ट करने का जल्दी तरीका भी। जब कभी दो ट्रेनें अपोजिट में हो, दो ट्रेनें सेम में हो, और उनके क्रॉस करने का टाइम गिवन हो, दोनों का टाइम जोड़िए, दोनों का टाइम घटाइए और रेशियो निकाल लीजिए। वही आपका स्पीड का रेशियो होता है। अब किसी एक का स्पीड देकर दूसरे का पूछे तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जरा मैं पहले आपको उसे समझा देता हूँ, ताकि जो आप ये बम लगाओ मेथड, आग लगाओ मेथड, छत पे कूदो मेथड, पड़ोसन के घर में कूद जाओ मेथड, ये आप जो पढ़ते हैं उसका लॉजिक आपको क्लियर हो जाए। ये मैं इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा क्योंकि इससे मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम के 70% क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, जो लोग नोट्स बनाते हैं वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, या छोटे शब्दों में ऐसे समझें, अगर रिलेटिव स्पीड के दोनों केस आपके साथ हैं, दोनों केस का मतलब क्या होता है? अगर दो ऑब्जेक्ट का मोशन है, आपको किसी क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड के दोनों केस गिवन है। दोनों केस का मतलब ऑब्जेक्ट वही है, वस्तुएं वही दो हैं, और वो सेम में भी चल रहे हैं और अपोजिट में भी चल रही हैं। यानी अगर एक ही ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के एक ही क्वेश्चन में दोनों केस गिवन हो, अपोजिट का भी दिया हो और सेम का भी दिया हो, ये रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये केवल ट्रेन में ही अप्लीकेबल नहीं है, पूरे रिलेटिव स्पीड में अप्लीकेबल है। चाहे क्रॉस करने का केस हो, चाहे मिलने का केस हो, दोनों केस होने चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वही दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं सेम क्वेश्चन में, अगर दोनों केस प्रेजेंट है रिलेटिव स्पीड का, तो दो रिजल्ट्स होते हैं। सबसे पहला, अगर टाइम कांस्टेंट है, या ऐसे समझिए, पहले हम लोग लेते हैं जिस पे हम लोग किया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फिर इनकी स्पीड का रेशियो, आप चाहो तो फास्टर अपॉन स्लोअर लिख सकते हो।
स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोअर, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक की फास्टर एक की स्लोअर होगी, या दोनों का बराबर होगा, और क्या होगा, बराबर होगा तो 1:1 आएगा। तो फास्टर और स्लोअर का स्पीड का रेशियो निकालना हो तो दोनों को टाइम को जोड़ देना और दोनों के टाइम को घटा देना, आपको फास्टर और स्लोअर का रेशियो मिल जाएगा, जैसा कि आपने अभी इस एग्जाम्पल में किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट था? अरे कांस्टेंट था तो जब दो ट्रेनें अपोजिट में चलती हैं तो भी दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी L1 + L2, और जब सेम में चलेंगी तो भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी L1 + L2। तो डिस्टेंस L1 + L2 जब दोनों केस में हो गया तो क्या डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो गया? देखो सिंपल सा लॉजिक है, हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी फास्टर और स्लोअर का रेशियो, दोनों केस था ही अपोजिट और सेम का, तो फास्टर और स्लोअर का रेशियो निकालना है, दोनों को जोड़िए, दोनों घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ टाइम क्या था 25-10, तो हम लोगों ने 25 + 10 किया था और 25 - 10 किया था, तो 35/15 यानी 7/3 ये आंसर आया था हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, ये तो आया था। उसका लॉजिक क्या ही है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, नोट्स बनाते हैं तो इसे पक्का जरूर नोट करिएगा, ये बोर्ड एंड स्ट्रीम में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूज आएगा। पहला केस तो ये है, दूसरा केस, अच्छा एक चीज और, इसका उल्टा भी चलेगा। उल्टा क्या चलेगा? आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, आपने टाइम को जोड़ा, टाइम को घटाया। मान लो टाइम का रेशियो निकालना हो तो फिर स्पीड जोड़ देना, स्पीड घटा देना, तो क्या निकल जाएगा? टाइम का रेशियो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो चाहिए, तो टाइम को जोड़िए, टाइम को घटाइए, रेशियो निकालिए, हो गया काम। और अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो फिर स्पीड को जोड़िए, स्पीड को घटाइए, आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट, रिलेटिव स्पीड के दोनों केस एक साथ होने चाहिए। दूसरा केस, अगर डिस्टेंस के बजाय क्या कांस्टेंट हो जाए? टाइम कांस्टेंट हो जाए, समय अगर समान हो जाए, तो उस केस में स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोअर क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो फिर आपको डिस्टेंस जोड़ना है, d1 + d2 और d1 - d2, बस। और अगर डिस्टेंस का रेशियो चाहिए तो स्पीड जोड़िए और स्पीड घटाइए। मतलब मैं आपको बच्चों ये समझाना चाह रहा कि जब कभी भी रिलेटिव स्पीड का दोनों केस एक साथ एक ही क्वेश्चन में हो और डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और आपको स्पीड का रेशियो चाहिए तो टाइम जोड़िए, टाइम घटाइए, आपको स्पीड का रेशियो मिलेगा। या टाइम का रेशियो चाहिए तो स्पीड जोड़िए, स्पीड घटाइए, आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। उल्टा भी ये सत्य है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो फिर आपको डिस्टेंस जोड़ना है और डिस्टेंस क्या करना है? घटाना है। एक्स का एग्जाम्पल अभी अभी आपने देख लिया, अपोजिट सेम, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, हमने यूज किया। अगर आपके मन में आ रहा है कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा, तो इसका क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एंड स्ट्रीम में। वो कहेगा कि एक नाव जितने सेकंड में, एक नाव कुछ समय में धारा के विरुद्ध 200 किलोमीटर जाती है, उतने ही समय में वो नाव धारा के साथ 400 किलोमीटर जाती है। अब मेरी बात समझिएगा, धारा के विरुद्ध अपोजिट केस हो गया, धारा के साथ सेम केस हो गया, दोनों केस आ गए। और जितने समय में वो धारा के विरुद्ध 200 जा रही थी, उतने समय में धारा के साथ कितना जा रही है? 400। यानी आपका यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम। उतने ही समय में 400 200 जोड़िए, स्पीड ऑफ बोट, 400 200 घटाइए, स्पीड ऑफ करंट का रेशियो आपको मिल जाएगा। यानी 600/200 3:1 स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट आ गया। अब आपको करंट की स्पीड देके बोट की स्पीड पूछे या बोट की स्पीड देके करंट की स्पीड पूछे, आप सारी चीज़ें इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे आप अगर नोट्स बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ इसे नोट जरूर करिएगा। जब बोर्ड एंड स्ट्रीम चैप्टर आएगा तो मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने आपको वहाँ पर ट्रेन में बताया था इस चीज़ को, तो वहाँ पर याद रखिएगा। बस फ़र्क क्या पड़ेगा बोट एंड स्ट्रीम में, ये आपका स्पीड ऑफ बोट फास्टर वाला हो जाएगा और स्लोअर वाला स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा, यानी धारा की 4। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बिल्कुल इसी पर बेस्ड एक सिमिलर एग्जाम्पल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आज के सेशन का छठा एग्जाम्पल है, फटाफट उसको पढ़ें और उसका भी आंसर बता दो बच्चों। छठा एग्जाम्पल आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल सेम बेस्ड है। फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रहा आपके आंसर का। और अब तक तो आ भी जाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ करना ही तो नहीं है। आओ चलो देखें क्या कह रहा है छठा एग्जाम्पल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दो ट्रेन यहां पर भी हैं, अपोजिट में भी जाती हैं और सेम में भी जाती हैं। और जब दोनों ट्रेनें अपोजिट में जा रही हैं तो ये क्रॉस करने में टाइम 15 सेकंड का लेती हैं और सेम में जा रही हैं तो 15 सेकंड का लेती हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि फास्टर वाले ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए स्लोअर वाले ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अभी अभी मैंने बोला दोनों केस यहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रेन का क्वेश्चन है तो L1 प्लस L2 दोनों केस में डिस्टेंस होगी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट। तो बस स्पीड ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोअर, दोनों को जोड़ लीजिए, 45 प्लस 15, दोनों को घटा दीजिए, 45 माइनस 15। ऐसा नहीं कि आप 45 और 15 ही लिखें, आप चाहो तो काट के इसको 3 और 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया 60 और ये आ गया हमारे पास 30, या इसका रेशियो निकालना चाहो तो 2:1। रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों रेशियो नहीं निकालने की जरूरत बोली, क्योंकि फास्टर की स्पीड कितनी है 60, और यहाँ फास्टर की वैल्यू कितनी है, ये 60 कह ही रहा था। स्लोअर कितनी हो गई 2, या फास्टर की स्पीड 60 है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए स्लोअर की स्पीड, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका स्लोअर ट्रेन की स्पीड। देखो कितनी आसानी से आ गया। इवन ओरल ही करने वाला ये क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैं सारे स्टेप्स लिख रहा, आप ओरली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक वेरिएशन था ट्रेन का, जहां दोनों केस एक साथ प्रेजेंट होते हैं। उसको करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बरोबर है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो उसे भी आप जरूर बताएं। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का छठा एग्जाम्पल। 6 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिए, स्टार्टिंग काफ़ी ईजी से की है और अभी भी हम लोग ईजी और मॉडरेट के बीच में ही चल रहे हैं। तो अब थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड लेवल क्वेश्चन, या आपके लैंग्वेज में डिफिकल्ट आप जिसे बोलते हो, हायर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, सब ईजी होता है, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 7वां एग्जाम्पल आज के सेशन का, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों मैं चाहूंगा पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आपको कई बार पूछे जाते हैं, बैंक में भी आते हैं, लेकिन आपको एसएससी में ज़्यादातर मिल जाएगा, बैंकिंग में भी मिलेगा। बैंकिंग में चूंकि डीआई फॉर्म में भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन में एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसे समझ ले गए तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, और अगर नहीं समझ पाए तो बाकायदा लंबा चौड़ा इक्वेशन बना के आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है अ गुड्स ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन, एक मालगाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब कह रहा है ड्राइवर ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर है और गुड्स ट्रेन के गार्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन में कह रहा है ड्राइवर ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने यह देखा कि गुड्स ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 30 सेकेंड। ड्राइवर ने देखा कि गुड्स ट्रेन उसे 30 सेकंड में क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, इट्स गुड्स ट्रेन ने इस पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस करने में 30 सेकंड नहीं लिया है, इस गुड्स ट्रेन ने इस पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस करने में 30 सेकंड लिया है, क्योंकि उस ड्राइवर ने देखा कि उसको क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान समझिएगा, कह रहा है ड्राइवर ऑफ द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट गुड्स ट्रेन क्रॉसेस हिम, उसे क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, और वो ड्राइवर क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जब कभी भी गुड्स ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, इस पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर क्रॉस कर रही, तो जब कभी भी डिस्टेंस लेनी होगी तो हमें इस गुड्स ट्रेन की डिस्टेंस लेनी होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन आगे पढ़ा जाए तो उसमें कह रहा है कि गार्ड ऑफ द गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन का जो गार्ड है, गार्ड कहां होता है, पीछे यहां पर, गार्ड ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस हिज ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, तो बच्चों वो क्रॉस कर रही है आपका 55 सेकंड में। 55 सेकंड में ये क्रॉस कर रही, 30 सेकंड में इसके ड्राइवर को गुड्स ट्रेन क्रॉस कर रही। तो कह रहा है कि जरा बताइए अगर ये सिनेरियो है, ये केस है, तो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, पेन रख दीजिए, दिमाग लगाइए,
क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पर चीज़ें सिनेरियो क्रिएट किया जाती है। ये बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह होता है। आपके जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह होता है। एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, हीरो को हीरोइन से प्यार, विलन बनेंगे हीरोइन के डैडी जी। हीरो जाएगा चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के, कहाँ पर, चेन्नई पर जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ विलन बन के आएंगे उसके डैडी जी और उसको कूट काट देंगे। पुरानी मूवी जरा देखिए, विलन के डैडी जी हीरो को कूट काट देते हैं, फिर लगता है जैसे हीरो मर ही गया। फिर पता नहीं कहाँ से किसी मंदिर से एक ऐसी ज्वाला सी आती है, उसके अंदर घुस जाती है, और हीरो की जो मम्मी होंगी वो किसी रेगिस्तान के मंदिर में अपना सर पटक रहे होंगे और यही कह रहे होंगे, जब तक मेरा बेटा मेरी बहू को नहीं लेके आता तब तक हे माता रानी मैं सर पटक के यहीं पर मर जाऊंगी। और जो हीरो की छोटी बहन होती है, बड़ी बहन, वो क्या करती है, हाथ में कपूर लगा कर जला रहती है, जब तक ये आग जल रही है तब तक मेरा भाई मेरी भाभी को लेके आके रहेगा। तब तक छोटी बहन कहती है कि वो बंद हो रहा है, जरा दूसरा कपूर डाल लो। मतलब वहाँ सारा सिनेरियो फिक्स है कि हीरो हीरोइन को प्यार होगा और लास्ट में हीरोइन हीरो को मिलनी ही मिलनी है। मतलब उसका कोई लॉजिक मतलब है ही नहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो मिलना ही मिलना है। मतलब स्क्रिप्ट कितनी सी मतलब ऐसी होती है कि मतलब आपको कंक्लूजन पता होता है। सेम ये चैप्टर भी है, कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। दो ट्रेनें मिल रही हैं, अब बोल देगा एक प्रेमी और प्रेमिका आ रहे हैं, दो ट्रेनों में दोनों को मिलना है। सिनेरियो केवल क्वेश्चन में क्रिएट किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस रखिए। यहाँ पे भी सिनेरियो क्रिएट किया गया है। अब गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ड्राइवर, गॉड, अरे उससे क्या मतलब, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना, सारे क्वेश्चन इजली हो जाएंगे। देखो मैं कर रहा, आप भी कर लोगे। तो आइए बच्चों ध्यान दें, फिर से मैं क्वेश्चन को समझा दूं। तो कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन ने देखा कि उसको गुड्स ट्रेन क्रॉस करे कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। पैसेंजर ट्रेन एक ड्राइवर एक पैसेंजर ट्रेन का क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को ये ट्रेन क्रॉस करे कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। यानी इस ड्राइवर को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन ने इस पैसेंजर को क्रॉस किया, पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस किया, तो वहां पर डिस्टेंस गुड्स ट्रेन की ली जाएगी। इसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। बात करो बच्चों गुड्स ट्रेन की, तो गुड्स ट्रेन के गार्ड ने यह देखा कि पैसेंजर ट्रेन उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। पैसेंजर ट्रेन गार्ड को क्रॉस नहीं कर रही, पैसेंजर ट्रेन उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही। मतलब यहां पर दोनों की लंबाई ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, क्योंकि दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट हैं। इस ट्रेन को ये ट्रेन क्रॉस कर रही, तो दोनों की लंबाई लिया। इस ट्रेन के ड्राइवर को ये ट्रेन क्रॉस करे, इसलिए इसकी लंबाई को मैंने लिया। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो कह रहा है कि दोनों की लंबाइयों का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो दोनों की लंबाइयों का अनुपात हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां भी कोई चीज कांस्टेंट है, और वो क्या है, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। यहां भी कोई चीज कांस्टेंट है, और वो क्या है, तो बच्चों वो कांस्टेंट है स्पीड। अब आप कहोगे सर स्पीड कैसे कांस्टेंट है। देखो ये भी ट्रेन चल रही, ये भी ट्रेन चल रही, गार्ड भी चल रहा, पैसेंजर भी ट्रेन रहा, और वो भी पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर भी चल रहा। जिस स्पीड से ये गुड्स ट्रेन चल रही होगी उसी स्पीड से इसका गार्ड चल रहा होगा। जिस ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से उसका ड्राइवर चल रहा होगा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो दोनों की स्पीड क्या होगी, S1 + S2। भाई दोनों की स्पीड जुड़ेगी। और इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो भी स्पीड क्या होगी, S1 + S2। और जब मैंने रिलेटिव स्पीड शुरू किया था तो मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको एक बात समझाई थी कि रिलेटिव स्पीड में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज करने से रिलेटिव स्पीड की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खड़े हैं सड़क पर और ट्रेन 40 की स्पीड से जा रही है तो आपको ट्रेन 40 से जाती हुई दिखेगी, और ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो आप उसे 40 से कहाँ जाते हुए दिखेंगे, पीछे। यानी मैग्नीट्यूड यानी वो 40 क्या है, सेम है। दो ट्रेनें चल रही हैं 30 और 40 से, तो अगर इस ट्रेन का आदमी इस ट्रेन को देखेगा तो अपोजिट है तो 70, ये ट्रेन 70 से जाती हुई दिखेगी, और उस ट्रेन का आदमी पहले ट्रेन को देखेगा तो भी वो 70 से ही जाता दिखेगा। यानी यहाँ पर अगर सेम ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी लेंगे दोनों की स्पीड जोड़ेंगे, यहाँ भी लेंगे दोनों की स्पीड जोड़ेंगे। और बच्चों जब स्पीड कांस्टेंट हो ही गया है तो फिर जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, टाइम के होता है। यही तो होता है। बस आइए फटाफट सॉल्व करें इतनी राम कहानी जो मैंने आपको समझाई। अब आते हैं उस राम कहानी के कंक्लूजन पर। पहले मैं बात करता हूं टाइम की, या पहले मैं चलो डिस्टेंस लिख ले रहा। इसकी बात करूं तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। ये हो गई दोनों की लेंथ डिस्टेंस।
इधर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 55, इधर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 30। बच्चों अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा 11:6, यही तो आएगा। और ये रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का है, और ये रेशियो टाइम का भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि स्पीड क्या है कांस्टेंट। बस हमारा काम हो गया। यानी गुड्स ट्रेन की लंबाई होगी 6, तो दोनों की लंबाई मिलाकर कितनी होगी 11। हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन और लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन का रेशियो। तो लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन अगर 6 है और दोनों मिलाकर 11 है, मतलब लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना होगा बच्चों 5। ये हो जाएगा आपका आंसर 6:5। आप चाहो तो इसे बाकायदा बेसिक से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। सारे वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। कैसे करोगे, तो यहाँ से आप लिख लोगे LG + LP अपॉन S1 + S2 = 55, और यहाँ पर LG अपॉन S1 + S2 = 30। LG की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर यही मिलेगा। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से समझा दे रहा, जरा समझिएगा। दो ट्रेनें अपोजिट में आ रही हैं तो भी दोनों की लेंथ जुड़ेगी S1 + S2। अब ये ट्रेन वाला इसको देखे, ये ट्रेन वाला इसको देखे, दोनों के इसमें स्पीड क्या हो गया कांस्टेंट। तो स्पीड हमारे पास क्या हो गया कांस्टेंट। ये थी गुड्स ट्रेन, ये थी पैसेंजर ट्रेन। इस गुड्स ट्रेन ने इस पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को क्रॉस किया। ड्राइवर का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी इस ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस होगी। कितने सेकंड में क्रॉस किया 30 सेकंड में। ठीक, पैसेंजर ट्रेन और ये गुड्स ट्रेन, इस गुड्स ट्रेन के गार्ड ने देखा। गार्ड ने क्या देखा कि पैसेंजर ट्रेन उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, उसको नहीं क्रॉस कर रही, उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। कितने सेकंड में 55 सेकंड में। तो उसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन मतलब दोनों की लंबाई जुड़ेगी। ये हो गया आपका डिस्टेंस, और स्पीड क्या था कांस्टेंट। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टाइम के। टाइम 55, टाइम 30, 11:6 डिस्टेंस का रेशियो, तो इन स्पीड का टाइम का रेशियो, तो यही क्या हो जाएगा इनके डिस्टेंस का रेशियो। यानी लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन अगर 6 है तो लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों जोड़ दिया जाए तो है 11। तो 6 माइनस कर दिया तो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 5। और हमसे यही पूछा गया था कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई का रेशियो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैंने इस चीज़ को 2-3 बार एक्सप्लेन करके आपको समझाया, और मैंने ये भी समझा दिया कि स्पीड कांस्टेंट क्यों होता है। स्टार्टिंग में रिलेटिव्स में मैंने बताया था कि 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें से कोई व्यक्ति इसको देखे या इसमें से कोई व्यक्ति इसको देखे, दोनों को समान चाल यानी समान स्पीड ही दिखती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के सेशन में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी उसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अभी कमेंट में अपने रिप्लाई ज़रूर दें, अपने फीडबैक ज़रूर दें। चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो उसे डिसलाइक भी करें। और आपसे अनुरोध है वीडियो देखने के बाद ही लाइक डिसलाइक करें। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो वीडियो चलने से पहले ही लाइक कर देते हैं, और कुछ उनसे भी ज़्यादा महानुभाव हैं जो वीडियो चलने से पहले ही डिसलाइक भी कर देते हैं। ऐसे अंतर्यामी व्यक्तियों से अनुरोध है कृपया मेरे चैनल से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। पहले कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद लाइक डिसलाइक का ऑप्शन देना। तुम्हारे जैसे बिजी व्यक्तियों से मतलब इतना टाइम ले लोगों के पास कि देखे नहीं, पहले ही लाइक मार दिया। आपने पढ़ाया तो सही होगा, कुछ लग रहा है आप पढ़ाओ तो मतलब डिसलाइक मारना है, उस तो कसम खा लिया हम लाइक नहीं मारेंगे। पहले देख लो, उसके बाद लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सेशन में आपको जो भी चीज़ें बताई गई आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो अपने विचार जरूर दीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं जल्दी हम लोग क्लासेस में मुलाकात करेंगे, रेगुलर क्लासेस में। ऐसी उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं हमारा इंटरेक्शन लाइव हमारी क्लासेस में होगा विद सारे प्रिकॉशंस के साथ। तब तक घरों में रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।